देखो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश रूप। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सिर्फ कूलाम नियम, कूलाम के नियम के बारे में सीखा था। आज उस कूलाम नियम का हमें पढ़ना है सदिश रूप पढ़ना है। तो कूलाम नियम में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बल कितना है कूलाम बल में F बराबर है K(Q1Q2/r²। ये कूलाम बल हमने निकाला था कि दो आवेशों के मध्य कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक प्लस आवेश है दूसरा भी प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। एक प्लस है दूसरा माइनस है, इन दोनों के बीच कितना आकर्षण लगेगा वो भी हम इसी से निकालेंगे। प्लस माइनस का काम सिर्फ इतना होता है कि बल की प्रकृति बताएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया कि 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। F = K, Q1 किस जगह रखेंगे 2, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो का मतलब बटे बीच की दूरी अगर मैं लूं 2 मीटर तो 2 का स्क्वायर। ये फॉर एग्जांपल है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे 2 और 3, ये 3 माइनस का साइन यहाँ नहीं लगाना है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है बल कौन सा होगा आकर्षण, और प्लस प्लस का मतलब क्या है प्रतिकर्षण। लेकिन जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको चिन्ह सही पुट नहीं करना है। प्लस माइनस का काम सिर्फ इतना होता है कि आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाकी सिर्फ फॉर्मूले से होगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो कूलाम नियम का क्या है सदिश निरूपण। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में और ये है पार्ट सेकेंड। तो सदिश रूप में हमें क्या क्या पढ़ना है कूलाम नियम में। उससे पहले 11वीं क्लास का चैप्टर था सदिश और अदिश का, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे एक था इकाई सदिश। इकाई सदिश इसमें काम में आएगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूं मैं। इकाई सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, किसी भी सदिश की दिशा को। जैसे ए वेक्टर कोई सदिश है, ए वेक्टर क्या है हमारे पास कोई सदिश। अगर इसकी हम दिशा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इकाई सदिश को हम कैप से लिखेंगे ऊपर, इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का मापांक। इसी प्रकार सदिश का निरूपण था, तो इस सदिश को हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मापांक और ए कैप। यानी किसी भी सदिश को व्यक्त करने का ये सबसे सही तरीका है। यानी ए आपके पास कोई सदिश है तो पहले आप उस सदिश का क्या लिखोगे मान, फिर आप उस सदिश की क्या लिखोगे दिशा। इस प्रकार किसी सदिश को व्यक्त किया जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो कूलाम बल का सदिश निरूपण है उसमें ये काम में आएगा। जैसे F बराबर K(Q1Q2) बटे कितना था r²। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, इस बल का मान निकालना सीखा था हमने, सिर्फ मान, लेकिन हमें दिशा नहीं निकाली थी। दिशा निकालने के लिए हम सदिश रूप को पढ़ते हैं। तो ये बल कैसी राशि होती है सदिश राशि। तो ये सदिश राशि होती है, तो इसका सदिश निरूपण क्या होगा वो मेन टॉपिक है हमारा कि इस बल सदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ हमने सदिश रूप में व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे F वेक्टर, तो A वेक्टर की जगह कितना आ गया F वेक्टर। मान की जगह मान, ये सिर्फ मान बताएगा बल का कितना मान लगेगा 5 न्यूटन 6 न्यूटन 10 न्यूटन 8 न्यूटन, लेकिन दिशा नहीं है ये हमारे पास, ये दिशा। तो ये दिशा हम कैसे निकालेंगे इकाई सदिश की सहायता से। अब जो सदिश निरूपण है उसमें हम दो बिंदुवत आवेश काम में लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यानी x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टॉपिक लंबा है आराम से समझना। देखो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x y और z। ये x है, ये y है और इधर क्या है z। ये z किस प्रकार होता है, ऐसे परपेंडिकुलर, प्लस का z बाहर
माइनस का z किधर होता है, अंदर की ओर। जैसे z एक पृष्ठ के लंब, ये पृष्ठ में आधा बाहर होगा आधा किधर होगा, अंदर की ओर। माइनस वाला अंदर होगा प्लस वाला बाहर होगा। ये प्लस का x है, ये प्लस का y है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये इसका मूल बिंदु O है। ठीक है। इस निर्देश तंत्र में, इस डायग्राम में दो बिंदु बतावेश है, ये Q1 है और ये दूसरा बिंदु बतावेश कौन सा है, Q2 है। अब ये बिंदु बतावेश Q1 और Q2, हम बिंदु बतावेश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कूलाम नियम किसके लिए लागू होगा, बिंदु बतावेश के लिए। और बिंदु बतावेश क्या होता है, वे आवेश जिनकी विमाएं जैसे त्रिज्या, क्षेत्रफल वो नगण्य होता है, छोटे छोटे होते हैं, विमा नगण्य होती है। तो बिंदु बतावेश है Q1 और Q2। मूल बिंदु O के सापेक्ष, इस मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश होगा R1 वेक्टर, R1 वेक्टर। इसका जो स्थिति सदिश होगा, डायरेक्शन से लिखना, इसका स्थिति सदिश होगा R2 वेक्टर। ठीक है। दोनों का मूल बिंदु के सापेक्ष हमने स्थिति सदिश बताया है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष जो Q1 आवेश है उसका स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर, और जो दूसरा आवेश है उसका स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर। स्थिति सदिश जो इसकी पोजीशन को व्यक्त करता है, जैसे Q1 आवेश का स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर और Q2 आवेश का स्थिति सदिश कितना हो गया, R2 वेक्टर। स्थिति सदिश भी 11वीं क्लास में आ चुका है। स्थिति सदिश जैसे हम लिखते थे R वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप, इस प्रकार हम स्थिति सदिश लिखते थे 11वीं क्लास में कि x कोऑर्डिनेट पर व्यक्त करना, y कोऑर्डिनेट पर, साथ में इकाई सदिश i कैप j कैप, ये स्थिति सदिश। ठीक। तो ये Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, मूल बिंदु O के सापेक्ष इस आवेश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और Q2 आवेश का स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर है। अब हमें क्या निकालना है कि ये भी प्लस का आवेश है और ये भी क्या है, प्लस का आवेश। तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो इन दोनों में हमें संबंध देखना है Q1 और Q2 में। तो जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण का मतलब नीचे की ओर धकेलेगा। मैंने कूलाम नियम में बताया एक ही लाइन के अनुदिश होंगे दोनों, जैसे ये था ये था, एक ही लाइन के अनुदिश होंगे, लाइन एक ही होगी, लेकिन एक नीचे की ओर प्रतिकर्षित करेगा और एक ऊपर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, यानी दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ये नीचे की ओर बल लगा F21, इसका मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल है, यानी पहले के कारण दूसरे पर बल लग रहा है, F21 नीचे की ओर प्रतिकर्षित हो रहा है। इसी प्रकार Q1 पर बल लगेगा, किसके कारण, Q2 के कारण, वो लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरे के कारण पहले पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये तो होगी बल की बात कि पहले ने दूसरे पर बल लगाया, नीचे की ओर प्रतिकर्षित किया, और दूसरे ने पहले पर बल लगाया, ऊपर की ओर प्रतिकर्षित किया। यानी दूसरे ने पहले पर बल लगाया और पहले ने किस पर बल लगाया, दूसरे पर बल लगाया। एक नीचे की तरफ प्रतिकर्षित हो गया, एक ऊपर की तरफ प्रतिकर्षित हो गया। R1 R2 क्या है, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर है। मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर है। लेकिन Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना होगा, यहां पर देखो मूल बिंदु के सापेक्ष तो Q1 का स्थिति सदिश कितना है, R1, लेकिन इस Q2 आवेश का, ये जो Q2 आवेश है इसका Q1 के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष तो कितना है Q2 का, R2, लेकिन Q1 के सापेक्ष अगर इसको आप इसके सापेक्ष निकालोगे तो वो स्थिति सदिश कितना होगा, उसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश का स्थिति सदिश। मैंने क्या बोला, पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश का स्थिति सदिश। दूसरे आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष कितना है, R2 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष, लेकिन Q1 के सापेक्ष कितना होगा, R21 वेक्टर। इसी प्रकार जो Q1 आवेश है
कौन सा आवेश? Q1 आवेश। इसका भी स्थिति सदिश देखेंगे, किसके सापेक्ष? एक तो मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 वेक्टर है, लेकिन Q2 के सापेक्ष कितना है? तो Q2 के सापेक्ष हम लिखेंगे ऊपर की ओर स्थिति सदिश R12 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? दूसरे के सापेक्ष पहले का स्थिति सदिश, दूसरे के सापेक्ष पहले का स्थिति सदिश, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी और इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी, और मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हो गया और मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका भी स्थिति सदिश हो गया। अब हमें निकालना है बल का मान, वो भी सदिश रूप में निकालना है। पिछले टॉपिक में हमने बल निकाला तो था, लेकिन वो सिर्फ मान था, दिशा ली, इसमें दिशा दी आई। अब R21 वेक्टर का मतलब क्या है? R21 वेक्टर का मतलब है कि जो बल लग रहा है R21 वेक्टर का मतलब क्या है? जो बल लग रहा है वो 1 से किधर है? 2 की ओर, यानी इधर प्रतिकर्षित हो रहा है 1 से 2 की ओर। R12 का क्या मतलब है? R12 का कि 1 पर बल लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण, और वो किधर लग रहा है? ऊपर की ओर, यानी 2 से 1 की ओर। समझ गए बात? दिशा डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। अब बल कितना आएगा? तो बल हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल लगेगा, यानी Q2 पर Q1 के कारण प्रतिकर्षण बल लिखना। तो F21 मैंने क्या लिखा कि Q1 पर बल लगेगा किसके कारण है? Q2 के कारण। Q2 पर जो Q2 आवेश है उस पर बल लगेगा किसके कारण? Q1 के कारण। कितना होगा? K Q1 Q2 बटे R21 का मापांक स्क्वायर, और साथ में दिशाएं R21 का। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करो किससे? इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से जब इसको कंपैरिजन करोगे तब ये तो इसका क्या होगा? मान। ये बल सदिश राशि है तो ये तो सदिश का क्या होगा? मान, और ये क्या होगी? दिशा। कंपैरिजन करके देखो दोनों, तो R21 है, इसका मतलब क्या है कि 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण, और उसकी दिशा किधर है? 1 से 2 की ओर, यानी नीचे की ओर है। नीचे मापांक क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर था ना, तो नीचे दूरी थी, दूरी अदिश राशि होती है, हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसीलिए नीचे मापांक लगाया, क्योंकि मापांक में हर राशि कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो ये बल आया कौन सा? 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण, और किधर लग रहा है? 1 से 2 की ओर, यानी नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये टर्म नहीं लिखी थी, ये वाली टर्म हमने नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि उसमें दिशा डिफाइन नहीं किया था, सदिश निरूपण हमने नहीं पढ़ा था। इसमें हम सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं तो दिशा लिखनी होगी इसमें। अब ये जो इकाई सदिश है, इकाई सदिश क्या होता है? सदिश बटे सदिश का मापांक, यानी a क्या बराबर क्या होता है? सदिश बटे सदिश का मापांक। तो इकाई सदिश को मैं क्या लिख सकता हूँ? F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा? सदिश बटे सदिश का मापांक, यानी R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मापांक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार a की जगह सिर्फ r किया और कुछ नहीं किया। अब ये इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 तो कितना हो जाएगा? F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R21 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, और साथ में कितना आएगा? R21 वेक्टर। ठीक है, अब R21 वेक्टर है, ये है सदिश और ये नीचे मान, दूरी है। ठीक है, अब R21 वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? R21 वेक्टर की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो R21 किधर है? R21 ये नीचे की ओर है, R21 नीचे की ओर है, और R12 किधर है? R12 ऊपर की ओर है, यानी इसको थोड़ा बाहर की साइड बना देता हूं, यानी इस प्रकार के लिए R2 है और
इस प्रकार क्या है R1 है, और ये नीचे की ओर क्या है R21 इस प्रकार है नीचे की ओर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है R21 की, R21 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो R21 की वैल्यू कितनी आएगी, ये सदिश नियम से हम निकालेंगे, जो 11वीं क्लास का त्रिभुज नियम था, सदिश योग का त्रिभुज नियम, यानी सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। देखो इस प्रकार, ये पहला सदिश है A वेक्टर, ये दूसरा सदिश है B वेक्टर, और ये तीसरा सदिश है C वेक्टर। तो मैंने क्या बताया, दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार यानी इन दोनों सदिशों का योग इस सदिश के बराबर होगा, यानी एक ही दिशा में स्थित दो सदिश कौन से हो गए A वेक्टर और B वेक्टर, यानी इस प्रकार घूमो कोई आप इधर यहाँ पहुंचोगे। लेकिन ये विपरीत क्रम है, तो आप क्या लिखोगे C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये तो लिखोगे, यानी दो सदिशों का योग उसके विपरीत क्रम में लगाएंगे तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज नियम था सदिश योग का 11वीं क्लास में। इसी प्रकार हमें R21 निकालना है। अब ये R21 हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो R1 वेक्टर है ये यहाँ हुआ और R2 वेक्टर यहाँ हुआ। अब विपरीत कौन सा हो गया, विपरीत हो गया R2, यानी R1 की दिशा और R21 की दिशा एक ही तरफ है, यानी इस प्रकार क्लॉकवाइज। लेकिन जो R2 है ये इधर है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर तीसरे विपरीत क्रम में लगाई भुजा कौन सी होगी R2 वेक्टर। तो R21 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये R21 की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी पावर हम कितनी लगाएंगे 3, R21 की वैल्यू पुट कर दी, और यहां क्या आएगा R2 माइनस R1, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी एक बार इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे और समझ में आता रहे। ठीक है, इक्वेशन 1 ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाला है कि दूसरे आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण, पहले कारण, यानी पहले के कारण दूसरे पर बल लग रहा है, तो वो बल आया ये दिशा से। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे F12, जिस प्रकार ये निकाला इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे F12। यानी हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, F21 वेक्टर बराबर है k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k की वैल्यू होती है निर्वात में Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1, इसकी पावर कितनी आएगी 3, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये समीकरण 1 समीकरण आई हमारे पास। ये कौन सा बल है कि दूसरे पर बल लग रहा है किसके कारण, पहले के कारण, दूसरे पर बल लग रहा है पहले के कारण। अब हम निकालेंगे पहले पर भी तो बल लगेगा, किसके कारण है, दूसरे कारण, सेकंड स्थिति, यानी Q1 पर Q2 के कारण बल। तो वो बल हम कैसे लिखेंगे, F k की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, यहां क्या लिखेंगे F12 वेक्टर सदिश रूप में, यानी पहले पर बल लग रहा है किसके कारण, दूसरे के कारण। नीचे कितना आएगा R12 वेक्टर का स्क्वायर, मापांक में दूरी पॉजिटिव होती है, और यहाँ इकाई सदिश दिशा के लिए, इकाई सदिश दिशा के लिए काम में आता है R12 का। अब देखो इसका मतलब आप समझ गए कि R21 दूसरे कारण पहले पर बल लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि बल की दिशा किधर है, दूसरे से पहले की ओर,
यानी दूसरे से पहले की ओर ऊपर की साइड है बल की दिशा के लिए हम इकाई सदिश काम में लेते हैं। अब ये इकाई सदिश की वैल्यू पिछले फॉर्मूले में लिखी थी उसी के अनुसार लिखेंगे सदिश बटे सदिश का मापांक यानी F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर इसकी पावर 2 और इसको सदिश बटे सदिश का मापांक सदिश बटे सदिश का मापांक। तो ये पावर 1 ये पावर 2 पावर कितनी होगी 3। तो F12 वेक्टर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे कितनी पावर आएगी R12 वेक्टर की पावर कितनी होगी 3 और साथ में कितना आएगा R12 वेक्टर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है R12 की। जिस प्रकार पिछले में हमने क्या निकाला था R21 अब हम क्या निकालेंगे R12। तो R12 हम कैसे निकालेंगे। अब ये डायग्राम मैं वापस बना रहा हूं एक बार। ये R1 वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये R2 वेक्टर है इस डायरेक्शन में लेकिन R12 ऊपर की ओर है यानी ये R12। अब देखो दो की दिशा एक तरफ है कौन कौन से है R2 और R12 ये दोनों एक ही तरफ है ठीक है लेकिन विपरीत क्रम में कौन सा होगा इस बार R1 क्योंकि R1 कैसे घूमेगा R1 ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएंगे कौन कौन से R2 और R12 एक ही दिशा में और विपरीत क्रम में कौन सा हो गया R1 वेक्टर। तो क्या लिखेंगे हम R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर विपरीत क्रम में लगाएगी तीसरी भुजा R1 वेक्टर। तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा तो F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की पावर कितनी आएगी 3 और साथ में कितना आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये समीकरण 2 इस समीकरण 2। तो इसमें क्या अंतर आया है समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 व 2 में क्या अंतर है देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी हमारे पास दूसरी समीकरण जो आई है F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसकी पावर कितनी है 3 और साथ में कितना आया है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समीकरण कितनी है 2। अब इन दोनों समीकरण का हम कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों समीकरण का कंपैरिजन करने पर अंतर कहां आएगा नीचे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है Q1 Q2 सेम है। अब नीचे मापांक है तो मापांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा R2 माइनस R1 तो R1 माइनस R2 क्योंकि क्वांटिटी क्या है मापांक में। दूसरा R2 माइनस R1 है इधर क्या R1 माइनस R2। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं क्या कॉमन लिया माइनस और वो माइनस यहाँ आएगा फिर इसी के समान बन जाएगी इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये माइनस Q1 Q2 बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 क्योंकि माइनस नीचे से भी कॉमन लिया तो मापांक में कैसा हो गया वो प्लस। तो कितना आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इक्वेशन कितनी आ गई 3। अब 3 का 1 का कंपैरिजन करो 3 का 1 का कंपैरिजन करेंगे तो अंतर सिर्फ माइनस का आएगा। तो मैं इन समीकरणों को क्या लिख सकता हूं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 3। तो F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर यानी इन समीकरण से ये निष्कर्ष निकला
यानी बल का मान तो समान है, जितना पहला दूसरे पर लगाएगा दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाएगा, बल मान समान होगा। लेकिन ये माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है? दिशा के कारण। एक की दिशा देखो ऊपर की ओर है और एक की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। तो इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल मान में तो क्या होगा? समान, और दिशा में क्या होगा? विपरीत। मान समान होगा और दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये सेम 11वीं क्लास में जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम उसके अनुसार है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन दिशा क्या होगी? अपोजिट। याद हो तो आपको a वेक्टर बराबर माइनस b ऐसे लिखा था, यानी एक वस्तु यानी f a b बराबर माइनस f b। एक b a पर जितना लगाएगा a भी b पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन दिशा अपोजिट लिखेगी। ये निष्कर्ष है इस टॉपिक का। न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। यानी इसका जो सदिश निरूपण आया वो आया हमारे पास F21 वेक्टर बराबर माइनस F2, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मान दोनों का क्या रहेगा? समान, लेकिन दिशा क्या रहेगी? विपरीत। जैसे मैंने दो आवेश लिए, एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा भी पॉजिटिव आवेश, दोनों के मध्य बल लगेगा, एक इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा, ये पहला है ये दूसरा। तो एक F21 वेक्टर और एक F12 वेक्टर अपोजिट हो गया ना। अगर मैं इसी प्रकार लूं एक प्लस का एक माइनस का, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी एक तो इधर खींचेगा, तो दिशा अपोजिट हो जाएगी इनकी भी। यानी कहने का मतलब दिशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आवेश कैसा भी हो। तो प्लस प्लस के बीच देखो, तो प्लस माइनस के बीच देखो, दिशा क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दिशा हमेशा विपरीत रहेगी। सॉरी, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या हो गया? मान में समान और दिशा में विपरीत हो गया। ये कहां से पता लगा है? कूलाम नियम के सदिश निरूपण से। जो कूलाम नियम का सदिश निरूपण है, ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम नियम डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, कूलाम नियम का सदिश बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेना ध्यान से। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कूलाम नियम का एग्जांपल सदिश रूप में ही लेंगे ताकि सदिश रूप को थोड़ा समझ में आ जाए। इसका जो एग्जांपल होगा उसमें दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 है। जैसे एक आवेश है Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा जो बिंदुवत आवेश है वो है Q2 बराबर है -5 माइक्रोकूलम, और ये स्थित है 2 मीटर और 1 मीटर पर, और ये स्थित है -2 मीटर और 4 मीटर पर। यानी ये इसके स्थिति दिए हैं, स्थिति निर्देशांक दिए हैं इनका। कहने का मतलब Q1 2 माइक्रोकूलम है, Q2 कितना है? -5 माइक्रोकूलम। ये इसका स्थिति सदिश है, यानी Q1 का स्थिति सदिश आप क्या लिखोगे? ये वैल्यू किसकी है? x की। ये वैल्यू किसकी है? y की। यानी 2i कैप प्लस j कैप, ये किसकी वैल्यू हो गई? r1 की। इसी प्रकार इसको आप क्या लिखोगे? माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, ये किसकी वैल्यू हो गई? r2 की। यानी मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश था r1 और r2, वो हमें मिल गया कि r1 की वैल्यू ये है और r2 की वैल्यू ये है। Q1 आवेश का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम। Q2 आवेश का मान कितना है? -5 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण कितना बल लगेगा? ये क्वेश्चन में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम कैसे इसका डायग्राम बना सकते हैं? ये x, ये माइनस का x, ये प्लस का y
और ये माइनस का y, प्लस का y और ये माइनस का y, ठीक है। अब पहला पॉइंट कौन सा है, 2 मीटर और 1 मीटर, यानी पॉजिटिव का 2 है x तो और y कितना है 1, तो ये कहाँ स्थित होगा, y तो 1 यहाँ होगा, x 2 यहाँ होगा, यानी यहाँ पर q1 आवेश। दूसरा -2 और 4, तो -2 तो इस साइड होगा और 4 यहाँ से होगा, तो ये q2 आवेश। इसका स्थिति सदिश हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष r2 वेक्टर और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो गया r1 वेक्टर, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है कि q2 आवेश पर q1 आवेश के कारण कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करने की कोशिश करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको करने की कोशिश करो।